Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 14th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 अप्रैल 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के हाईलाइट अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मेक श्योर करें एक बार चैनल को जाके ज़रूर से विजिट करें। तो चलिए, हमेशा की तरह हम अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तांजानिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में बिल्कुल डिस्कस करना बनता है। वो थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस करने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में। आप सजेशन दीजिएगा। पहले भी आप इस टॉपिक पे सजेशन दे चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के जो सजेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ले आते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या मामला है इस थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों थंबनेल में हमने मेंशन किया है भारत का एक नया लेज़र वेपन आ चुका है और नए प्रकार की जो ये वॉर है, लेज़र वॉर, इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में धीरे धीरे ये लेज़र वेपन आ रहा है। इंडिया भी दोस्तों इस एलीट क्लब के अंदर में आ चुका है, क्योंकि पहले बहुत कम देशों के पास में इस प्रकार से उनका ये सिस्टम हुआ करता था। इंडिया के पास में नहीं था, डेवलपमेंट चल रहा था। नाउ फाइनली यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, कुछ वीडियोस रिसेंटली शेयर की गई है, जिस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चाओं में। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमने थंबनेल बनाया है और आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पे ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आइए मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में समझा देता हूँ। आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी है। सबसे पहली चीज़, ये जो वेपन है ये किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ की साइड से डेवलप किया गया। संडे में इन्होंने सक्सेसफुली, यानी कल इसका एक सक्सेसफुली ट्रायल इन्होंने दिखाया है। ठीक है, ये कौन सा वेपन है? ड्यू वेपन है, DEW। ड्यू का मतलब क्या होता है? यह है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। इसका मेन पर्पस क्या होगा? इसमें एक लेज़र का इस्तेमाल किया जाएगा और वो लेज़र जाके दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकेगा। मान लो दुश्मन का कोई ड्रोन है जो हमारे टेरिटरी में आ रहा है, कोई यहाँ पर वो सर्विलांस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपने इस लेज़र वेपन से सीधा एक लेज़र जाएगी और उसके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगी। केवल बात यहाँ पर डिस्ट्रॉय तक नहीं है दोस्तों, और साथ ही साथ में ड्रोन की भी बात नहीं हो रही है। ड्रोन के साथ साथ जो मिसाइल्स हैं या छोटे छोटे और भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेपन्स आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है भारत का ये लेज़र वेपन। याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सक्सेसफुली ये सारा ट्रायल वगैरह हो चुका है। हमने इंडिजीनियसली यानी खुद से यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है, और जैसे मैंने बताया पहले कुछ कम देशों के पास में था, उसी ग्रुप में इंडिया भी एंटर कर चुका है। इसमें जो लेज़र निकलेगी ना दोस्तों, जो लेज़र यहाँ पर एकदम साइड से निकलने वाली है और दुश्मन के वेपन को डिस्ट्रॉय जब करेगी, वो लेज़र लगभग कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से निकलने वाली है। इतना तेज़ यहाँ पर रफ्तार होने वाला है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। आप इमेजिन कीजिए, पर सेकंड के हिसाब से ये इसका एक स्पीड होने वाला है, जो बिल्कुल मैसिव है। कुछ भी इसके सामने आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से वेपन सिस्टम दिखाई देता है, जैसे आप देख पाओगे, है ना। इसने अभी कुछ कल जब टेस्टिंग हुई थी ना, तो एरियल टारगेट्स यानी आसमान में कुछ टारगेट बनाए, उसको हिट किया। कहाँ पर हिट किया है? ये कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर में ये पूरी की पूरी जो टेस्टिंग है वो की गई है, याद रखिए। ठीक है, आने वाले समय पर क्या होगा? जो नई प्रकार की वॉर आ रही है, नए नए प्रकार के वेपन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे जो सेक्शंस है वो पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज होने वाला है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर ये कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये न्यूज़ आर्टिकल क्लियर हुआ। लेकिन दोस्तों, केवल न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के जाओगे, एग्जाम में से बिना कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आ जाओगे, तो करना क्या है? इस न्यूज़ आर्टिकल से थोड़े से नोट्स क्रिएट करो कि इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक तौर पे निकालनी है, क्या क्या लिखनी है। आइए, वो इन्फॉर्मेशन अलग से मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आपसे पूछा जाए ड्यू वेपन के बारे में, तो पता होना चाहिए ये क्या है। तो सर, ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जहाँ पे एक हाई स्पीड से लेज़र निकलेगी, माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम निकलेगा,
जिससे हम एनिमी टारगेट्स को डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल के साथ साथ उसको डैमेज कर सकते हैं, इवन डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है ये पूरा का पूरा लेज़र बीम। इसमें जो लेज़र बीम निकलेगी दोस्तों, इसमें से वो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट की गति से निकलेगी। ये लेज़र जो निकलेगी दिखाई नहीं देगी, लेकिन लाइट की स्पीड से जाएगी। जो भी यहाँ पर सामने इसका ऑब्जेक्ट होगा उसके आर पार निकल जाएगी, उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। ठीक है, याद रखिए ये डीआरडीओ का MK2A लेज़र ड्यू सिस्टम है। क्वेश्चन बन जाए किसने डेवलप किया है, तो आप कहोगे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर पूछा जाए भाई डीआरडीओ के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट की साइड से डेवलप किया गया है, तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं चेस। ठीक है, डीआरडीओ का यहाँ पर सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, शॉर्ट फॉर्म में चेस, हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है। इंडियन इंडस्ट्रीज और अकेडमिया का सपोर्ट मिला, जिसके माध्यम से इस एनर्जी वेपन को डेवलप किया गया। अब इसका टेस्ट कहाँ पे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल में रिसेंटली इसका टेस्ट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर इसकी स्पीड वगैरह है, तो स्पीड की जब बात आती है दोस्तों तो एक लेज़र बीम निकल रही है। फिर हमने एक वर्ड यूज़ किया कि स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पर ये चल रहा है। जब बात हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की, तो लगभग यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं है, पर सेकंड, हर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर इतनी स्पीड को ये तय कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली दुश्मन के लिए रिएक्शन देने का भी टाइम नहीं होगा, इवन सोचने समझने का भी टाइम नहीं होगा कि ये अटैक हुआ कहाँ से। ठीक है, ये है लेज़र वेपन की ताकत। साथ ही साथ में हाई प्रिसीजन यानी सटीक तरीके से अपने टारगेट को हिट कर सकता है, और इसमें खर्चा कम आएगा। ठीक है, इस लेज़र वेपन को चलाने के लिए, क्योंकि अभी हमें मान लो दुश्मन की मिसाइल अगर हमारे टेरिटरी में आ रही होती तो उसको मारने के लिए हम लोग अपने कन्वेंशनल वेपन सिस्टम का यूज़ करते हैं। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कन्वेंशनल वेपन सिस्टम, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स मार्केट में आ चुके हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊँ तो इजराइल के आयरन डोम के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब आयरन डोम का काम क्या है, इजराइल ने उसको तैनात कर रखा है अपनी टेरिटरी में, ताकि दुश्मन की मिसाइल ऊपर से आ रही है तो उसको हवा में ही मार के गिरा दिया जाए, ताकि वो मिसाइल इजराइल की टेरिटरी में ना गिर पाए। समझ रहे हैं, हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन ये जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेपन्स हैं, S-400 है, थार्ड है, आयरन डोम है ना। क्या भारत के पास में अपना कोई आयरन डोम जैसा सिस्टम है? बताओ वो कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में, पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके बारे में, बताइए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इसमें खर्चा बहुत आता है, कॉस्ट बहुत लगती है, एक्सपेंसिव मेथड है। तो अभी जो ये लेज़र वेपन तैयार करा गया है, इस लेज़र वेपन में एक बार फायरिंग की जो कॉस्ट है ना, वो केवल और केवल कुछ लीटर्स ऑफ पेट्रोल होगी। तो कॉस्ट एडवांटेज है, कुछ लीटर्स ऑफ पेट्रोल डाला जाएगा जिससे यहाँ पर ये फायरिंग करेगा, एडवांटेज इसका मिलने वाला है, पैसे बचने वाले हैं। बाकी जो बर्डन हो रहा था वो यहाँ पर कम होगा, कोई फिजिकल गोले बारूद की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का सिस्टम ये डेवलप किया गया है, और नए वॉरफेयर में करंट समय पर ज़रूरी है, जैसे जैसे दूसरे कंट्रीज़ ने डेवलप किया है। क्वेश्चन यह है कि सर हमारा पड़ोसी देश चाइना, क्या इसके पास है? बिल्कुल है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, कुछ कम कंट्रीज़ का यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक एलीट ग्रुप है, और ये जो फ्यू कंट्रीज़ का ग्रुप है इसमें US, रशिया, चाइना, इजराइल ये प्रेजेंट हैं, चारों देश हैं। इनके पास में ऑलरेडी ये डायरेक्टेड एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम है। तो अब यहाँ पर इंडिया भी इस ग्रुप में एंटर हो चुका है, याद रखिए। समझ गए? आगे आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत कम आएगा, तो इसमें इतने मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फास्ट मूविंग थ्रेट्स जितने भी यहाँ पर हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, कम खर्चे में बढ़िया काम हो जाएगा। फिर सबसे रेलिवेंट चीज़ क्या है, इसको भारत ने खुद से डेवलप किया है, DRDO के चेस ने इसको डेवलप किया है, तो इंडिजिनियसली डेवलप किया है। दैट मीन्स हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट मिलेगा। अब जब डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, हम अपना इसका प्रदर्शन दिखाएंगे, तो आने वाले समय पर दूसरे कंट्रीज इसको परचेज भी कर सकती हैं, भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ऑलरेडी हमने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। अभी यहाँ पर हम लोग 27,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, अभी हमें एक्सपैंड करना है, 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करना है वेपन्स के मामले में, तो वो भी एक रास्ता अपने पास में खुल सकता है। फिर बात आती है दोस्तों ग्लोबल कंटेक्स्ट की। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैटर यह है कि चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों ही देश हमारे पड़ोसी देश हैं दुर्भाग्य से। अब इनके साथ में रिलेशंस हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब चाइना के साथ में हो सकता है धीरे धीरे रिलेशंस इंप्रूव हुए, टैरिफ वॉर शुरू हुआ, और पिछले साल ब्रिक्स समिट में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ में संबंध इंप्रूव नहीं हुए हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों
कि ऐसे देशों के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान को अगर ज़रूरत होती है किसी हाईटेक वेपन्स की या दूसरे फाइटर जेट्स की, चाइना खड़ा है, चाइना आराम से यहाँ पर पाकिस्तान को देता है, क्योंकि चाइना को उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान के रास्ते के थ्रू ग्वादर पोर्ट बनाया, ग्वादर पोर्ट से अरेबियन सी में आकर बैठा हुआ है वो, तो उसको एक्सेस मिल रहा है, पाकिस्तान का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है वो। पाकिस्तान को लोन ही इतना दे रखा है, अगर वो नहीं मानेंगे बात उसकी तो उसके हिसाब से चाइना फिर एक्शन लेगा। सिचुएशन गंभीर है। तो अगर पाकिस्तान को वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, चाइना प्रोवाइड करवाएगा। चाइना ने फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड करवाए पहले भी। तो सिचुएशन क्या है, दोनों कंट्रीज़ को टैकल करना, और इसको टैकल करने के लिए करंट समय के हिसाब से जो भी अपडेटेड वेपन्स मार्केट में है, ये लेज़र वेपन्स की बात हो रही है, ये दोस्तों यहाँ पे अपने पास में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप अब आपको ये जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बस इतना सही था इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को लेकर, कुछ ये डिटेल्स थी। अब ये जो डिटेल्स मैंने अलग से पढ़ाई है ना, ये आपके इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई हैं, इसलिए दोस्तों अलग से कभी कभी ये डिटेल्स पढ़ लिया करो, बहुत ज़रूरी है। हर एक आर्टिकल में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आपके नोट्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखो भविष्य में कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक लेज़र या माइक्रोवेव को एमिट करता है, रिलीज़ करता है ना? क्या एनर्जी को रिलीज़ करता है लेज़र के फॉर्म में, माइक्रोवेव के फॉर्म में? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, क्या इसके अंदर में ये ताकत है कि जितने भी आसमान में उड़ रहे खतरे हैं, कोई दुश्मन का ड्रोन है या दुश्मन का कोई और मिसाइल है, क्या उसको स्पीड ऑफ साउंड की गति से मारता है ये? तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ, उस एरियल थ्रेट को ये ख़त्म तो कर देगा, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की मदद से। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखोगे तो ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं नॉर्मल मिसाइल सिस्टम से, ये भी बात सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन हैं आपके करेक्ट हैं, तो जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो उस ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है चेस, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, ये एक लैब है जो कौन सी भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है ये बताना है। ठीक है, इसरो, BARC, DRDO, BL, तो आपको पता है DRDO के अंदर में आती है, क्योंकि इसी लैब के माध्यम से इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डेवलप किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था दोस्तों पहला आर्टिकल। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत काम का है। आज का जो स्लाइड का साइज़ है ना, वो यार पता नहीं कैसे चेंज हो गया। अब जो भी है पढ़ना तो है ही, तो पढ़ लेते हैं। इसको मैं चेंज करता टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, इसलिए मैंने ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख पाएंगे, ये आपके पास में सामने की सारी डिटेल्स हैं करंट PDF को लेकर। जो एक पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, तो उसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग यहाँ पर दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना, आपका अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है आज आप पेमेंट करके ग्रुप में आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये PDF मिलने शुरू होंगे, नहीं, आपको पुराने सारे PDFs भी इसके अंदर में अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो सारे PDFs आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे ग्रुप को ज्वाइन करते ही। ठीक है, तो अमाउंट इंस्टेंटली रिकवरेबल है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले मैंने आपसे कुछ बात बोली थी कि हाँ कुछ बात आपके साथ में डिस्कस करनी है। डिस्कस ये करनी है दोस्तों, काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं। देखो मैंने बीच में इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो शुरू किया था, ठीक है, रेगुलर आ भी रहा था, वो एक सप्ताह तक रेगुलर आया, लेकिन रोज़ मेरे पास में कम से कम 50 से लेकर 100 मैसेजेस पर्सनल और साथ ही साथ में यूट्यूब कमेंट्स आप पुराने वाले वीडियोस के देख सकते हैं, है ना। तो उन कमेंट्स में भी बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो मैसेज कर रहे थे, सर 2 वीडियोस हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ही वीडियो क्रिएट कर दोगे, भले ही यहाँ पर 1.5 घंटे का क्रिएट कर दोगे, 1 घंटा 40 मिनट का क्रिएट कर दोगे, हम वो पढ़ लेंगे, लेकिन 2 वीडियोज़ यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाते। तो 2 वीडियोस मर्ज मत करो। कुछ ऐसे कमेंट थे जिस पे 200 लाइक भी यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। अब यार इस वजह से ना बार बार यार मुझे रोकना पड़ जाता है,
ठीक है, आपने देखा होगा बहुत कमेंट्स आए हैं, मैं आपको दिखा सकता था बट यहाँ पे अब टेलीग्राम पे वो शो कर सकता था, मैं आपको जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो शेयर करूँगा, इसलिए यार मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमारा ये छूट रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं इसलिए छूट रहा है। तो बीच में मैंने यहाँ पर बीच वीडियो को कंबाइन करने की भी कोशिश की है, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था, जैसे 1.5 घंटे के आसपास का, तब भी लोगों को दिक्कत हो रही थी यार। तो करना क्या है ये तो बताओ। अभी फिर से मैसेज आने शुरू हो गए कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगा रहे आप, मेंस का क्वेश्चन नहीं दे रहे आप, प्रीलिम्स वाला सुबह का वीडियो नहीं आ रहा है, कोट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, मतलब क्वेरीज आ रही हैं। तो मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन यह है कि मैं वीडियो में, जैसे द हिंदू हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, द हिंदू के साथ साथ आपका इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो मैं इसी में ही डिस्कस कर दूंगा कंबाइन करके। इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी आर्टिकल हैं वो भी जो मैं डिस्कस करता था मॉर्निंग में वो इसमें ही कंबाइन कर दूंगा। सेशन को लाइव कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी सेशन समाप्त हो सके, हमारे साथ में सभी लोग जल्दी जुड़ सकें। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द सेशन मॉर्निंग में हो, कम से कम कुछ नहीं तो 7:30 से 8 के बीच में हम लाइव आ जाएं। सेशन कंप्लीट होगा 1-1.5 घंटे में, लेकिन वो 1-1.5 घंटे का सेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। अभी आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में इतने काम के आर्टिकल नहीं आ रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता, 3-4 आर्टिकल को लेकर आप 1.5 घंटा लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पर 1.5 घंटा चला जा रहा है, वो भी 3-4 आर्टिकल को यहाँ पर कवरेज में। तो यार थोड़ा सा वो लगता है, फिर आपको भी लगता होगा कि सर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, एक डिमोटिवेशन सा भी होता होगा। फिर एक तरफ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे 1.5 घंटे की बात नहीं है, बात यह है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। यूपीएससी आपकी क्वालिटी भी मांगता है, क्वांटिटी भी मांगता है, दोनों मांगता है। दोनों पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी सारे फैक्ट्स छूट जाते हैं अगर हम एक सोर्स पे निर्भर रहें। इसलिए कई बार आपसे बोला जाता है कि लास्ट में मंथ के अपने जो मंथली कंपाइलेशंस हैं उसके थ्रू आप अपने न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट कर लिया करो। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप रीडिंग करोगे, एक हैबिट अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिव टाइम मत लगा दो, 1.5 घंटा। फिर आप वीडियोज़ आप देखोगे 1.5 घंटे के, देन उसके बाद में आप 1.5 घंटे का वीडियो देखने में केवल 1.5 घंटा नहीं लगने वाला, कुछ को बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। कुछ पॉज करेंगे, कुछ पूरा देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। समस्या होती है सबके साथ में, है ना। तो सिचुएशन यह है कि अगर मैं 1.5 घंटे का वीडियो क्रिएट करता हूँ, वैसे कोशिश करूँगा 1.5 घंटे से थोड़ा सा दायरे में रखा जाए, 120 मिनट्स के अंदर में कवर किया जाए, तो मैं आपकी सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए वीडियो सेकंड चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर कवरेज करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो चलाना पड़ेगा, उसको हम अलग से मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। उसमें क्या होगा, आपका डेली का डेली रिविजन होता चला जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आज हमने ये सेशन डिस्कस किया, इसी पूरे सेशन का जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, जितने मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं या कोई कोट्स वगैरह बनते हैं, वो सब मैं आपके साथ में कल मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा। मतलब उसका वीडियो कल मॉर्निंग में 5 AM पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग के अंदर में। सुबह उठोगे, यानी एक सुबह आपने पढ़ा, दूसरे सुबह रिवाइज कर लिया। 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन होना भी ज़रूरी है ताकि आप 25% ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं चीज़ों को, अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये की जाएगी, बाकी आपके सजेशन भी उसी के हिसाब से चला जा रहा है, इधर उधर इधर उधर। तो मैं भी यार इधर उधर हो ही जाता हूँ जब बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। 1-2 कमेंट की कोई बात नहीं है यार, जब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो फिर सुनना ही पड़ता है ना। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ मैसेज कर रहा हूँ। मेरे पास में पिछले लगभग 6 से 7 दिनों से लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर आपने मॉर्निंग का वीडियो चलाया था फिर से बंद कर दिया। एक काम करो, दोनों को कंबाइन कर दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, MCQ, ये वो। देखो ये सब ना एक वीडियो में कवर हो पाना बहुत ज़्यादा मैसिव वीडियो, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन चाहिए होगा। तो भले ही आर्टिकल के डिस्कशन हो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जब बात आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे रोज मॉर्निंग में। प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से आपको सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे मैं मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं वो भी लिखना सिखा दूंगा। तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने भी, यार मैं भी मतलब दुविधा में फंसा हुआ हूँ इस पूरे के पूरे मामले में, ठीक है। फिर जो होगा आज, फिर वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके हिसाब से फिर काम चल जाएगा। कल मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि हाँ फाइनल डिसीजन यही है कि अब वीडियोज़ जो हैं आपके कंबाइन रहने वाले हैं, कंबाइन ही चलने वाले हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, इनके न्यूज़ आर्टिकल्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे द हिंदू हम कवर कर ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग 40 से 50 मिनट में कवर कर देते हैं। अरे इसमें एक आधा घंटा और ऐड कर लेंगे, बताना
ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे अगला आर्टिकल भी काम का है। ये वाला जो टॉपिक है हमारे आज के अखबार में पेज नंबर 1 पे है, जीएस पेपर नंबर 2, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। मामला चल क्या रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर में हालात बहुत ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं, जो भारत की सही इमेज को पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं करंट समय पर। जिस तरीके के ये वायलेंस हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आप देखोगे आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, वहाँ के एसपी का कहना है 155 लोगों को तो अरेस्ट किया गया है इस पूरे के पूरे हिंसा के कनेक्शन के अंदर में। ठीक है, और वो कहीं पर 155 150 ये नंबर ऊपर नीचे नजर आएगा। फिर कुछ आर्टिकल से मेंशन किया जा रहा है कि लगभग 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इस पूरे हिंसा में, वायलेंस में। ये ऐसा रूप ले चुका है, और वो हिंसा अभी हम लोगों ने थोड़े समय पहले इस टाइप का जो पूरा इशू है वो महाराष्ट्र में देखा था। अब क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में वापस से ये देखने को मिल रहा है। सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा है, सीएपीएफ को वहां पे तैनात करना पड़ा है, तब जाके सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई है। 150 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा है जिनका वायलेंस के साथ में कनेक्शन था, 3 लोगों की जान गई है, तोड़ा फोड़ी मची है। इवन कुछ आर्टिकल्स तो ये बता रहे हैं रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक कर दिया गया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। रेलवे ट्रैक्स पर जो रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर में तोड़ा फोड़ी मची है। सिचुएशन गंभीर है, ये आप देख पाओगे। 3 किल्ड इन बंगाल वक्फ प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर है, ये पूरा प्रोटेस्ट वक्फ को लेकर है। आपको पता है ये जो वक्फ एक्ट है इसके अंदर रिसेंटली बदलाव करा गया, बदलाव करके अमेंडमेंट बिल को पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, जिस वजह से काफी सारी जगह पर उस बिल को लेकर फेक न्यूज पोर्ट्रे की जा रही है, फेक न्यूज दर्शाई जा रही है कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों कई बार वायलेंस एरप्ट होता है, जैसा रिसेंट महाराष्ट्र में देखा था। ये आप देखोगे रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गए, 150 लोग अरेस्ट हो गए। फिर काफ़ी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है करंट समय पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार है और जो उधर से यहाँ पर अपोजिशन में बीजेपी है, वो मेंशन कर रही है कि जो हिंदूज हैं उनको घर छोड़ना पड़ रहा है इस वक्फ वायलेंस के बाद में। हम फिर उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट जो है बंगाल के इस वायलेंस पे ये बोलता है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे देख नहीं सकते, आंख बंद करके देख नहीं सकते, इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस प्रोटेस्ट में 3 लोगों की जान जाना, समझ रहे हैं। और उसके बाद में जो बीएसएफ है उसको तैनात करना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस जब होता है तो वहाँ पर भी हम तैनात करते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं 5 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनीज को वहां पर तैनात कर दिया गया है। उससे पहले 4 और कर दिया गया था, यानी कि 9 कंपनीज को करंट समय पर डिप्लॉय किया जा चुका है। ये आपके सामने फोटो है, बीएसएफ पर्सनल यहाँ पर खड़े हैं। ये जो तोड़ा फोड़ी मची है इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट के अंदर में वो आपको दिख रहा है। तो मामला गंभीर है, लेकिन समझने की बात यहां पर यह है कि इंडिया की इमेज कैसे सेट हो रही है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही ऐसा वायलेंस हुआ था, अब फिर से यहां पर एक ऐसा वायलेंस हो रहा है, वो भी इस समय पर जब दुनिया भर में टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन बना हुआ है, जहां पे भारत के पास में अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं कि बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर में आ सकती हैं। तो हम यहां पर इस तरीके का एग्जाम्पल बिल्कुल भी सेट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। फिर सिचुएशन ये भी है कि 18 पुलिस पर्सनल यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, कुछ यहाँ पर और भी लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, है ना। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा करंट समय पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये पूरा मामला चल रहा है। मामला मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। ये सिचुएशन इतने लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, लोगों में डर है, क्योंकि आप देखो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको पता है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोगों को डर है कि उनके राइट्स छिन जाएंगे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वो छिन जाएंगी। ऐसा इस बिल के अंदर में नहीं मेंशन्ड है। बिल के अंदर में आप देख पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको गलत तरीके से दिखा दी जाता है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि एक गलत खबर फैला दी जाती है, और वो गलत खबर जो है वो ज़्यादातर दंगों का कारण बनती है, समझ रहे हैं। अब वक्फ की जब हम बात करते हैं तो वक्फ आपको पता है एक परमानेंट डेडिकेशन है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रिलीजियस के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस्लामिक लॉ के अंदर में आप अपनी प्रॉपर्टी को कह सकते हैं चैरिटी के तौर पे वक्फ को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। वक्फ के पास में आज आपको पता होगा भारत में तीसरे नंबर पे ऐसी बॉडी है जिसके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड पर आप रेलवेज़ और डिफेंस सेक्टर देखोगे जिनके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ रहे हैं। तो इसी में ही अमेंडमेंट करा गया था। अमेंडमेंट करने के बाद में ये जो प्रोटेस्ट है जगह जगह पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्रोटेस्ट है इसने हिंसा का रूप ले लिया।
क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जितने भी वक्फ एसेट हैं उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देगी। यहाँ पे लोगों के जो रिलीजियस राइट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये सिचुएशन, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक हिंसक रूप ले लेता है। द प्रोटेस्ट टर्न्ड वॉयलेंट। स्पेशली कौन कौन से एरियाज़ में, यहाँ पे घोसपारा, सूती और शमशेरगंज की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, इस वायलेंस के अंदर में बीएसएफ पर्सनल्स के ऊपर भी अटैक किया गया है। बीएसएनएल फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है, टॉर्च व्हीकल्स के ऊपर अटैक हुआ है। जो हमारे जवान हैं उनको भी यहाँ पर इंजरीज हुई हैं, वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं। और इस पूरे रेस्पॉन्स में दोस्तों बीएसएफ को यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी, ओपन फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि यहाँ पर फायरिंग से कोई इंजरी नहीं हुई है, एक व्यक्ति में कोई इंजरी है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है, ठीक है, वो भी देखा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट बीच में आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, जितना जल्दी हो सके सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दो वेस्ट बंगाल के अंदर में, तभी जाके सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आया, काफ़ी कुछ यहाँ पर संभाला, ठीक है। अब आप, जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप समझ रहे होंगे, ये तो केवल बॉर्डर के ऊपर तैनात करने के लिए हमने इस सिक्योरिटी फोर्स को बनाया है ना। लेकिन आपके पास में जो सीआरपीसी है, अब ये चेंज हो चुका है, सीआरपीसी बदल चुका है। इस वैसे जब सीआरपीसी था तो आर्टिकल 355 एंड 356 के तहत यहाँ पे, सॉरी, हमारे संविधान के आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के तहत भी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो बीएसएफ को हम इंटरनल सिक्योरिटी के तहत, यानी अगर देश में कोई अशांति होती है, कोई यहाँ पर इस तरीके का अनरेस्ट होता है, कोई इस तरीके का वायलेंस हो रहा होता है, तो उस पीरियड के अंदर में हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर तैनात कर सकते हैं। और इस केस में भी इस तरीके की 9 बीएसएफ कंपनीज को तैनात किया गया ताकि वो इस हिंसा को रोक सकें, वायलेंस को रोक सकें, जिसके बाद सिचुएशन वहाँ पे काम डाउन हुई, सिचुएशन को यहाँ पे सुधारा गया। बाकी कलकत्ता हाईकोर्ट यहाँ पर यही बोलता है कि देखिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो वेस्ट बंगाल की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों को बोला गया है, दोनों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप एक तरीके से, एक मैनर में ज़रा एक्ट कीजिए। पब्लिक सेफ्टी आपके हाथ में है, फंडामेंटल राइट, लोगों का अधिकार है, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स, उसकी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। किसी की जान इस तरीके से हिंसा में चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि भाई आप लोगों के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कीजिए, पब्लिक सेफ्टी की बात आती है तो उसकी सुरक्षा कीजिए। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है करंट समय पर वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है ये भी हमारे पेज नंबर 6 पे है, जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। उस एक्सरसाइज का शॉर्ट नेम है AIKEYME। देखो आराम से, AI से यहाँ पर सुनिएगा, A से अफ्रीका, I से इंडिया। तो अफ्रीका, इंडिया, KEY यानी कि की, ME यानी कि मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट यहाँ पर इस अभ्यास का नाम है, याद रखिएगा। तो भारत और अफ्रीका के बीच में ये मैरीटाइम एंगेजमेंट है। इस अभ्यास की बारे में चर्चा बहुत पहले हो चुकी थी, हमने आर्टिकल डिस्कस भी किया था। नाउ ये जो अभ्यास है अब शुरू हो चुका है तांजानिया के कोस्ट के किनारे, ठीक है। इस अभ्यास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर डील किया जाएगा। तांजानिया का जो पूरा देश है, उनके किनारे, समुद्र किनारे एक शहर आता है जिसका नाम है दार एस सलाम। तो यहाँ पे दोस्तों ये अभ्यास शुरू हो रहा है। भारत अपने जहाज़ को लेकर जा रहा है, INS सुनन्या, और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट शिप्स हैं। इंडियन नेवल शिप चेन्नई जो डिस्ट्रॉयर है भारत का, INS केसरी जो एक शिप टैंकर है, ये पहुंच चुके हैं इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर यह अभ्यास हो रहा है शुरू। इस अभ्यास के अंदर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ भारत के साथ मिलकर एक दूसरे को अपने स्किल्स को सिखाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये अभ्यास क्या करेगा, ये अभ्यास यहाँ पे हाईलाइट करेगा हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को, भारत और अफ्रीका के संबंध कितने मजबूत हैं। जब जब आपदा आती है किस तरीके से भारत अफ्रीका की मदद करता है, उस चीज़ को यहाँ पर यह दर्शाएगा। और ये 6 दिन का अभ्यास चलने वाला है, जो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जैसे बताया, इसमें इंडिया तांजानिया है। इंडिया तांजानिया तो को होस्ट हैं जो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कहीं ना कहीं को होस्टिंग कर रहे हैं। इसमें इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन तांजानिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके साथ साथ इस अभ्यास में कुछ और देश भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेटली तांजानिया मेंशन नहीं किया गया है।
इस एक्सरसाइज का नाम AIKEYM ही है। तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट की बात हो रही है। तो अफ्रीका के अंदर तांजानिया है। तांजानिया के अलावा भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोमोरोस, जिबूटी, कीनिया, मडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीचेल्स, ठीक है, और साउथ अफ्रीका। ये सारे देश हैं जो मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हो रहा है, ये भी याद रखना है। अब देखो, इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मैं दे रहा हूँ, इसको याद रखना है। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे तो ये तांजानिया आपके सामने प्रेजेंट है। आइए पहले मैं आपको एक वर्ल्ड मैप पर लेकर चलता हूँ ताकि आप सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये अपने पास में आ गया मैप, ये रहा हमारा भारत, हमें चलना है अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे तांजानिया, ये देश आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तांजानिया का जो शहर है किनारे, दार एस सलाम, ये भी आपको दिख रहा होगा, जस्ट ये किनारे सिटी है, इंपॉर्टेंट शहर है। यहीं पर ये सब पहुँचे हैं, इस अभ्यास की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और तांजानिया के आसपास के जो देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मडागास्कर भी यहाँ पर इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा। कोमोरोस आपको दिख रहा होगा, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। अब जूम कर दें इसी पॉइंट को, तो जूम करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये तांजानिया दिखाई पड़ता है, ठीक है। तांजानिया के आसपास ऊपर कीनिया है, लेक विक्टोरिया है, इधर रवांडा है, बुरुंडी है, इधर लेक तांजानिका है, जाम्बिया है, लेक न्यासा है, मोजाम्बिक है नीचे। ये सब यहाँ पर लेक्स और कंट्रीज़ हैं जो तांजानिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, याद रखना है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों से कुछ बेसिक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। वो बेसिक फैक्ट तो वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई अलग से मतलब डिटेल्ड फैक्ट्स नहीं है। अब वो फैक्ट क्या क्या है सुनिए, उसको भी हाथों हाथ कवर कर लेते हैं। यह जो अभ्यास है, इस अभ्यास का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इस अभ्यास से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में वो काउंटर किया जा सकता है। जैसे एक फ़ोटो है अपने पास में, ये फ़ोटो आप लोग देख पाओगे, ये है वो फ़ोटो जहाँ पे आप देखोगे चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ को वो जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरीके से वो अफ्रीका के अंदर भी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। जिबूटी है, यहाँ पर भी बेस बना रहा है, कीनिया के अंदर है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये भी अपने जो कंट्रोल है उसको एक्सपैंड कर रहा है। वो चाहता है अरेबियन सी में और ज़्यादा कंट्रोल लेना, जबकि उसको ऊपर से यानी ग्वादर पोर्ट से ये पूरा का पूरा कंट्रोल मिल रहा है। तो हम चाहते हैं अफ्रीका के साथ में रिलेशंस को मजबूत करें, उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाएं, उनको ऐसा विश्वास दिलवाएं कि इंडिया उनके हमेशा साथ खड़ा रहेगा। तो चाइना भी तो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो चाइना के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना की छवि बहुत ख़राब है जब बात आती है उधार देने की। तो चाइना बहुत सारा डेट देता तो है, लेकिन उस डेट को यहाँ पर, उस उधार को, उस कंट्री को, जिस कंट्री को उधार दिया है ना, उसको परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़ करता है, जिसको कई बार यहाँ पर चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम देते हैं। श्रीलंका के साथ में वही केस हुआ, इतना सारा लोन पकड़ा दिया, अब वो श्रीलंका उस लोन को नहीं चुका पा रहा। पाकिस्तान के साथ यही हुआ, अफ्रीकन नेशंस में भी यही चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि चाइना का प्रेजेंस थोड़ा सा कम किया जाए। चाइना भी इन्वेस्टमेंट, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस ये सब बना रहा है। इंडिया का मेन पर्पस है कि हम भी इन अफ्रीकन नेशंस के साथ में मिलकर ये सब क्रिएट करें और चाइना का ये जो कह सकते हैं एक्सपेंशन है अफ्रीका के अंदर में, उसको रोका जा सके। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, इस अभ्यास से एक फ़ायदा होगा सोमालिया के पास में जो पायरेट्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा सोमालिया एक ऐसा देश है जो अगेन समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ के जो समुद्री लुटेरे हैं ना, जो पायरेट्स हैं, ये पायरेट्स कई बार समुद्र के अंदर में जो इंपॉर्टेंट जहाज़ जा रहे होते हैं इनके आसपास से, है ना, भरपूर मात्रा में उसमें जो सामान है वो भरा होता है, ट्रेड हो रहा होता है, तो उन जहाज़ को लूटने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जहाज़ भी उन्होंने लूटने की कोशिश की है जब यहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, उनसे छुड़वाया था। ये आप देख पाओगे दोस्तों, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये सोमालिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, किनारे जस्ट सोमालिया, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे ये है येमेन। येमेन में भी जो हूदी रेबल्स हैं वो भी इस तरीके की हरकत करते हैं। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं वो भी हरकत करते हैं। तो हम तांजानिया के साथ में मिलकर एक बड़ा अभ्यास चला रहे हैं, जहाँ पे सोमालिया के पायरेट, सोमालिया के समुद्री लुटेरे कभी इस प्रकार से समुद्र के अंदर में किसी जहाज़ को लूटने के लिए अगर आते भी हैं
तो एक्शन लिया जा सके, उसके लिए भारत और अफ्रीका के सारे देश हमेशा तैयार रहें। इसलिए तो अभ्यास होता है कि भाई आगे भविष्य में परेशानी आ गई तो हम उसको डील कैसे करेंगे। इसलिए ये सारे कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, कोमोरोस, कीनिया, इवन कीनिया भी इसका हिस्सा है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो कीनिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इसमें, ठीक है। ये है सोमालिया से जस्ट बॉर्डर को यहाँ पर ये शेयर करता है, तो ये भी मिलकर काम करने वाला है क्योंकि उन्हें भी सोमालिया के पायरेट्स के साथ में लड़ना है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी डिप्लॉयमेंट होगा इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, क्योंकि ये इसमें से ज़्यादातर देश वो हैं जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो उनके पास में अपने अपने बंदरगाह, अपने अपने पोर्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल तांजानिया का दर एस सलम, ठीक है। फिर मोजाम्बिक का नकाला, मॉरिशस का पोर्ट लुइस, सीचिल्स का पोर्ट विक्टोरिया, मालदीव्स का माले, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं। तो ये सब भी कंट्रीज़ में विजिट होने वाला है ना। इनके साथ में भी रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अभ्यास का ओवरऑल एक मेन पर्पज़ होने वाला है। मेन पर्पज़ यह है कि इन सभी देश के बीच में जॉइंट ऑपरेशंस को इंप्रूव करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स को इंप्रूव करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। कभी भविष्य में कोई डिजास्टर आता है, समझ रहे हैं, कोई डिजास्टर, कोई आपदा आती है, तो उस समय पर कैसे हम ऑपरेशन चला सकते हैं, या फिर कोई यहाँ पर पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, उनसे लड़ना है तो उनको काउंटर करने के लिए कैसे ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये हमारा मेन पर्पस है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में या इस पूरे अभ्यास के अंदर में, ठीक है। ये जो अभ्यास हो रहा है ये भारत की एक और स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। वो स्ट्रैटेजी कहलाती है महासागर स्ट्रैटेजी। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। प्रधानमंत्री का यहाँ पर यह विजन है कि हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी पे यहाँ पर काम करना, साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पर आएँ, है ना, और साथ में मिलकर एडवांसमेंट्स करें अपने रीजन्स का। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है। ये कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज है इस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा होगा। ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब सुनिए आगे। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं अफ्रीका के, कभी अरेबियन सी में आप देख पाओगे अक्सर साइक्लोन्स आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। तो साइक्लोन की वजह से वो साइक्लोन कभी काफ़ी सारी कंट्री से टकराता है, भारत से टकराता है, पाकिस्तान से टकराता है ना, या इधर वेस्ट एशिया में टकराता है। तो जब ये साइक्लोन टकराता है तो वो तबाही लेकर आता है। तो उस दौरान यहाँ पे इंडिया की नेवल का प्रेजेंस, साथ ही साथ में इंडिया की नेवी के साथ साथ ये सारे देश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, है ना, कैसे ऑपरेशन चला सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है, याद रखना है इस अभ्यास का, ठीक है। उसकी तैयारी जो भी कुछ होगा वो तैयारी पहले से ही करके चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में स्किल्स को हम सभी लोग शेयर कर रहे हैं। चलिए अगला जो आर्टिकल है ये भी बहुत काम का है आज के न्यूज़पेपर में। ये आपके एडिटोरियल पेज पर है, पेज नंबर 8 या 9 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल है और इसको आप एडिटोरियल ऑफ द डे भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे एडिटोरियल काम के नहीं हैं। वही गवर्नर को लेकर बात हो रही है। तमिलनाडु में जो गवर्नर का इशू हुआ, कल भी पड़ा है, परसों भी पड़ा है, तरसों भी पड़ा है, रेगुलर पढ़ रहे हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, काम काम की इन्फॉर्मेशन उठाइए, वो पढ़िए। जैसे ये हमारे पास में आज का एडिटोरियल है जिसको 3 राइटर ने मिलकर लिखा है, कोस्टाना कॉन्टी, ईडी, इजराइल ओलिवर किंग, ठीक है। ये सब यहाँ पर राइटर आपको देखने को मिलेंगे। राइटर के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइटर के नाम याद नहीं रखते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बाकी सुनिए, इन्होंने एक टॉपिक चुना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर में एक समय ऐसा हुआ करता था जहाँ पे हमारे पास में अलग अलग प्रकार की बीज यानी सीड्स हुआ करती थी, जिससे फसल को प्रोड्यूस किया जाता है, और जो वैरायटी ऑफ सीड्स हम उगाते भी थे। लेकिन आज सिचुएशन मतलब बिगड़ सी चुकी है। पहले यहाँ पे आप देख पाओगे हम कितने आर्टिकल पढ़ते हैं। हम आर्टिकल ये पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर में जो मिलेट्स का कंजम्पशन है, जो मिलेट्स होते हैं उनका कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। जब मैं बात करता हूँ मिलेट्स में, तो मिलेट्स आपके यहाँ पर क्या हो गए? तो दोस्तों यहाँ पर मिलेट्स में हम लोग बात करते हैं बाजरा, है ना, रागी, जोवर की, और जितने भी ये मिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। याद रखिए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं दूसरे वीट और राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? गेहूं चावल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। इवन गवर्नमेंट भी आपको पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यह गेहूं और चावल ही लोगों को प्रोवाइड करवा रही है ना, राशन में। तो होता क्या है, ये जितने भी पुरानी फसलें हैं, ट्रेडिशनल फसलें हैं, जिनकी जो बीज भी दोस्तों आज के समय पर लगातार ख़त्म होती चली जा रही है, हम उसको कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे।
जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था ना, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना मेथड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट था, वही हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे सपोर्ट करता, आगे बढ़ावा देता। वही सिस्टम दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाता, जिसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल 2-4 फसलों पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे ही लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं। और 2-4 फसलों पे फोकस करके उसी को ही ज़्यादा ग्रो करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर या मोनोकल्टिवेशन, याद रखिएगा। ठीक है, मोनोकल्चर या मोनोकल्टिवेशन, जब यहाँ पर 2-4 फसलों पे ही फोकस किया जा रहा है, और ऐसा ही हो रहा है। तो राइटर कह रही है कि भाई कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपनी पुरानी बीजों को बचाना पड़ेगा, और समय आ चुका है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वरना समय इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल फसलें हुआ करती थीं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, वो वेराइटीज़ यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगी। आगे हमारे पास में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। डाइवर्सिफाई मतलब हम अपने सेक्शन में अलग अलग प्रकार की फसल लगाएं, वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम सारी फसलों को छोड़ के केवल और केवल गेहूं चावल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड टेक्निक। अब सुनिए, यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल के कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, अलग से नोट्स बन जाएंगे, आपकी बहुत मदद मिलेगी, टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, कंटेक्स्ट क्या है समझा चुका हूँ कि इंडिया के अंदर में करंट समय पर जो पुराने सीड की वैरायटीज़ हैं, बीज की वैरायटीज़ हैं, वो डिसअपियर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू में बदलाव हो रहा है, और धीरे धीरे करके जो बदलाव आ रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, इन फसलों को उगाने के लिए, पुरानी वाली जो बीज है उसको उगाने के लिए अच्छा पानी चाहिए होता है, आज पानी की कमी है ना, अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे फसलें नहीं उग पाती हैं, है ना। और फार्मर्स अगर फसलें उगा भी दें तो उनको घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे सिचुएशन को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम केवल और केवल हाइब्रिड वैरायटीज़ पे फोकस करेंगे, या केवल और केवल ऐसी क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है, देश में इसी का कंजम्पशन है, केवल गेहूँ चावल होगा और लोगों को यही मिलना चाहिए, तो ऐसी वैरायटीज़ का जो डोमिनेंस है ना, ये भारत के एग्रीकल्चर बेस को कमज़ोर कर देगा, और आने वाले समय पर जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी एक बड़ा खतरा आ जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। अब मैटर क्यों करती हैं, इसका उत्तर समझिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी सीड्स हैं जहाँ पर आपको केमिकल्स वगैरह कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मिलेट्स की बात कर रहे थे, मोटे अनाज की बात कर रहे थे, तो जब आप मिलेट्स ग्रो करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, गर्मी ज़्यादा भी पड़ रही होगी, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं भी मिलेगा, तब भी उसका प्रोडक्शन होगा उसको, और उसमें न्यूट्रिशन भी है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, नहीं है कि भाई क्लाइमेट चेंज है, उसके प्रति हमने अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव किया, उसी को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, और हमने क्या करा, अब ऐसे फसलों को ग्रो करना शुरू किया जो ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, ज़्यादा पोषण भरपूर हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस रिचनेस देनी ज़रूरी है, क्योंकि आज केवल गेहूं चावल की बात करेंगे तो आपको कार्ब्स दे रहे हैं, आपको वैरायटीज़ के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि आप ऐसी फसल को प्रोड्यूस कर सकें जो आपको प्रोटीन भी दें, आपको फाइबर भी दें। इन चीज़ों की कमी है दोस्तों आज हमारे देश में, जिसको बोलते हैं कुपोषण की समस्या हो जाना, यानी बॉडी में पोषण भरपूर ना मिलना। अब समस्या क्या है कि आखिरकार ये जो वैरायटीज़ हैं लगातार कम हो गई। आज पहले तो हम इतनी सारी वैरायटीज़ हमारे पास में होती थी, आज वैरायटीज़ इतनी कम हो गई हैं, बहुत सारी फसलें जो पहले मिलती थी आज मिलती नहीं है। रीज़न क्या है, इसके पीछे का डिक्लाइन क्या है? डिक्लाइन हम लोग हैं, मार्केट फोर्सेस हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी पीडीएस सिस्टम के तहत केवल गेहूँ चावल को प्रमोट किया, और वो कह रही है कि गवर्नमेंट से, यानी कि अपने किसानों से एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सरकार है वो फार्मर से क्या करेगी, इस वीट और राइस को परचेस करेगी। तो जब बात आ रही है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो जो फार्मर्स हैं उन्हें लग रहा है कि देखो दूसरी फसल उगाएंगे उसमें घाटा भी हो सकता है, यहाँ पे कम से कम घाटा तो नहीं होगा ना, जो भी फसल उगेगी कम से कम इतना दाम, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम इतना दाम तो हमको मिलेगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो फार्मर्स को भी बेहतरीन ऑप्शन लगा, वो भी यहाँ पर गेहूँ चावल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में उसी को रख रही है। दूसरी चीज़ को और अगर प्रेफरेंस देती है तो उसको भी उगाया जाएगा, बिल्कुल उगाया जाएगा दूसरी चीज़ को भी, अगर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट के अंदर भी आप देख पाओगे उसी चीज़ का कंजम्पशन हो चुका है, अब वही चीज़ की हैबिट बन चुकी है, हम उसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ की डिमांड ही नहीं है। तो यह है कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन कारण आज के समय पर जो ये चेंजेस हुए हैं।
फिर दूसरा यहाँ पर जो मेन इशू है दोस्तों वो है लैक ऑफ कमर्शियल अवेलेबिलिटी। ये भी बड़ा इशू है। कई बार क्या होता है, पुरानी फसलें अगर उगा भी लो, लेट्स से एग्जांपल वापस मिलेट्स का लेते हैं, आप कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। तो मिलेट्स अगर आज प्रोड्यूस भी की जाए, मार्केट में आए, तो लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं है। कई बार बोला जाता है कि गरीबों का खाना है ना, पुअर्स मैन डाइट बोल दिया जाता है मिलेट्स को, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे। जबकि वो कितने न्यूट्रिशियस हैं वो यहाँ पर विलेज के जो लोग हैं उन्हें पता है, वो कंजम्पशन करते हैं, विंटर्स में और ज़्यादा कंजम्पशन होता है, समझ रहे हैं। तो अब जब ऑब्वियस ही बात है, जब कंजम्पशन ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं होगा, लोग परचेज नहीं करेंगे, तो फार्मर्स इसको उगा के क्या करेंगे, उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, उल्टा लॉस होगा, समझ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। फिर बात आती है पॉलिसी शॉर्टकमिंग की। आज हमारे पास में कोई ऐसे लॉज नहीं है, नियम नहीं है ना, अलग अलग बीज को लेकर, या एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं है जहाँ पर, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे आपको अलग अलग फसलों को उगाना है, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस इक्वल लेवल पर देना है, बैलेंस अप्रोच में चलना है, कोई नियम ही नहीं है। तो हो रहा है काम, जैसा चल रहा है गाड़ी वैसे चलती चली जा रही है। फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आता है वे फॉरवर्ड की सोल्यूशन क्या हो सकता है। राइटर कहती हैं सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, कम्युनिटी सीड सिस्टम को मजबूत करो। भाई जितने भी यहाँ पर फसल लग रहे हैं धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, उनकी जो बीज है, उन बीज के लिए हम एक बैंक बनाते हैं जिसको बोलते हैं सीड बैंक। उन सीड बैंक में उस बीज को प्रिजर्व करके यानी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में उसी बीज का इस्तेमाल किया जा सके, उस फसल को उगाया जा सके, यानी वो जो फसल है वो कभी ख़त्म ना हो। कहने का मतलब यह है कि विलुप्त ना हो, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो ये विलुप्त ना हो, पूरी तरह से ख़त्म ना हो। ऐसा ना हो कि भविष्य में यहाँ पहले एक ऐसी फसल हुआ करती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीड बैंक्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें इसको प्रायोरिटी पे रखना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा स्पेशल फोकस करना होगा, ताकि हम अपनी पुरानी बीजों को, वैराइटीज़ को कैसे वापस से लेकर आ सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज गेहूं चावल पे दे रही है, वो अनाज पे, मोटे अनाज यानी मिलेट्स पे भी दे, दालों पर भी दे, जो इंडिजीनियस राइस है उस पर भी दे, है ना, यानी डाइवर्सिफाई करना होगा ये भी सिस्टम, ताकि फार्मर्स भी दूसरी फसलों को उगाएं, समझ रहे हैं। फिर कैंपेन चलाने होंगे, बताना होगा कि भैया मिलेट्स में कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, है ना। जो मिलेट्स हैं वो कंपैरिजन अगर आप करोगे दूसरे स्टेपल फूड्स के साथ में, जिसमें वीट राइस है, उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ये बताना होगा। फिर आपका सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण रोल आ सकता है। जैसे लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर एनजीओज़ हैं, इसमें एक है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एनजीओज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में अलग अलग बीज की प्रजातियों को बचाने पे काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देना हो तो आप ओडिशा का दे सकते हैं, ओडिशा मिलेट मिशन। ओडिशा मिलेट मिशन जो है, इन्होंने एक बेहतरीन सा मॉडल क्रिएट किया है, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, और अपने मिलेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मिलेट्स को बचाने के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो एट द लास्ट यहाँ पर जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन या समरी निकल कर आती है, वो क्या निकल कर आती है कि आज यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो नए इनोवेशंस, पॉलिसी के अंदर बदलाव, मार्केट में चेंजेस, कम्युनिटी का एंगेजमेंट और लोगों में जागरूकता, ये कदम यहाँ पर उठाने होंगे। दैट्स इट, ठीक है। इस आर्टिकल का यह है पूरा का पूरा सारांश। चलिए अब देखता हूँ कितना आप लोगों ने अच्छे से सुना है, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पर है, तो अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह है, द इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज थ्रेटन्स बोथ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जितनी भी पुरानी हमारी बीज की वैरायटीज़ हैं वो लगातार ख़त्म होती चली जा रही हैं, लेकिन उससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा पड़ रहा है। हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है ना, भविष्य में हम इंश्योर कर सके हर व्यक्ति को खाना मिल सके, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल सके, वो नहीं मिल पा रहा है। खाना मिल रहा है तो न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए और खतरा बन जाएगा ये सीड की वैरायटीज़ का ख़त्म होना। तो इसमें क्या क्या कारण हैं सीड की वैरायटीज़ ख़त्म होने के पीछे के कॉजेज समझाइए, लास्ट में वे फॉरवर्ड समझाना कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इसका उपाय क्या हो सकता है। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़ सके, फिर आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पर सबमिट करना है। तो क्वेश्चन ये है, पारंपरिक बीज किस्मों के संरक्षण से भारत में कृषि जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा दोनों को खतरा है। कारणों पर चर्चा करें और आगे का रास्ता सुझाएं।
250 शब्दों में लिखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट आप सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा वो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप काम करता है। ठीक है, जाइए बेनिफिट्स उठाइए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। एडिटोरियल ऑफ द डे क्या था, कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पर ये बनवा दिए गए, एक्सरसाइज को लेकर ये आपके नोट्स जनरेट हो गए, AIKEYME एक्सरसाइज। फिर हमने यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो क्राइसिस है वो डिस्कस किया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है इसको डिस्कस किया। इसी के साथ में लेक्चर होता है हमारा समाप्त। अपने सजेशन जो है वो ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिस टॉपिक मैंने मांगा है करेंट समय पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।